प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर मैं अपनी बातचीत रखूंगा वो आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गांधीवाद एवं गांधीवादी आंदोलन। बीए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास में एक यूनिट, एक पूरी की पूरी यूनिट इस विषय के इर्द गिर्द है। तो आज मैं गांधीवाद और गांधीवाद पर गांधीवादी आंदोलन रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों को, उनके दर्शन को जिन समाचार पत्रों ने प्रमुखता से उठाया वो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक नाम की पत्र पत्रिकाएं थी जो स्वयं गांधी जी द्वारा संपादित होती रहीं। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं में कहीं ना कहीं गांधी जी के विचार, गांधी जी के दर्शन और उनके जो रणनीतियाँ थी वो प्रतिबिंबित होती हैं, मुखरित होती हैं। गांधी जी, ये कहा जाता है गांधी जी पर लियो टॉलस्टॉय, थॉरो और इमर्सन, इन तीन पाश्चात्य विद्वानों का अच्छा खासा प्रभाव था। और जब वो इंग्लैंड के अंदर बैरिस्टरी कर रहे थे तो उन दिनों उन्होंने इन तीनों दार्शनिकों की पुस्तकों का भली भांति अध्ययन किया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि लियो टॉलस्टॉय से वो किस तरह से प्रभावित थे। तो जान पड़ता है कि लियो टॉलस्टॉय ने नैतिकता, सत्य और अहिंसा को मनुष्य के उत्थान के लिए अनिवार्य घटक बताया। और गांधी जी की विचारधारा पर टॉलस्टॉय की लिखित एक पुस्तक थी जिसका टाइटल था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और ये कहा जाता है कि इस पुस्तक का गांधी जी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। और इस पुस्तक में लियो टॉलस्टॉय ने अहिंसा की महत्ता को दर्शाया, उसके महत्व को रेखांकित किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि अन्यायी की हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से और पशु बल का सामना नैतिक बल से करना चाहिए, जिसको कि गांधी जी ने अपने तमाम आंदोलनों में उतारा, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन रहे हों, चाहे भारतवर्ष के अंदर उनके द्वारा संचालित आंदोलन रहे हों। गांधी जी ने सादगी भरा नैतिकतापूर्ण जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा भी टॉलस्टॉय से ली। और ये कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत भी उन्होंने लियो टॉलस्टॉय से लिया था। और गांधी जी के जीवन दर्शन पर पाश्चात्य चिंतकों, जो तीन पाश्चात्य चिंतक है, इमर्सन, थारो और टॉलस्टॉय का एक व्यापक प्रभाव था, जैसा कि हमने इस पुस्तक में भी देखा। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसकी बहुत सारी बातों को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकृत किया। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी की जो अहिंसा या सत्याग्रह संबंधी जो विचार थे वो उनके अपने मौलिक विचार थे, नहीं, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य चिंतकों के विचारों में पहले से ही अंगीकृत कर दिए गए थे, जिसको गांधी जी ने आत्मसात किया। टॉलस्टॉय का संदेश था बैक टू द लैंड, और इस सिद्धांत को आत्मसात करते हुए गांधी जी ने ग्राम्य विकास, ग्राम स्वराज विषयक विचार रखे। और टॉलस्टॉय के जीवन दर्शन का खासा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। 1910 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की। कहा जाता है कि गीता के निष्काम कर्म तथा गांधी जी के विचारों तथा उनकी जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और गांधी जी की जो अहिंसा है, जो नैतिक बल है, जो ब्रह्मचर्य है, ग्राम्य विकास है, ग्राम स्वराज है, इन सभी विषयक विचारों पर टॉलस्टॉय के विचारों का प्रभाव था। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया नोवेल कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। और कहीं ना कहीं नोवेल कोरोना वायरस ने इस पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। यदि गांधी जी के विचारों में जो शाकाहारवाद है, या गांधी जी के विचारों में जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी यानी जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने की, आज कहीं ना कहीं इस दौर में गांधी जी इसलिए भी प्रासंगिक हैं कि आज नोवेल कोरोना वायरस के इस दौर में यदि किसी एक सामाजिक चिंतक की उपादेयता, प्रासंगिकता बनी हुई तो गांधी जी थे। कहीं ना कहीं नोवेल कोरोना वायरस का मामला मांसाहार से जुड़ा हुआ है और वो हमेशा शाकाहार के पक्ष में थे, हमेशा उन्होंने शाकाहारवाद पर बल दिया। और अपने, चाहे वो साबरमती आश्रम हो, चाहे वो टॉलस्टॉय फॉर्म है, कभी भी उन्होंने मांसाहार को लेके उसको मांसाहार का हमेशा उन्होंने प्रतिकार किया और शाकाहारवाद को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया। तो आज भी उनके जो विचार हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं और इस दौर में तो वो उनके विचार ज़्यादा ही प्रासंगिक दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भरता, जो आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था के जो विचार हैं वो उनके दर्शन में दिखाई देते हैं।
जैसा कि हमने पहले बताया कि गांधी जी के विचारों में थॉरो, टॉलस्टॉय और इमर्सन, इन तीन पाश्चात्य चिंतकों का प्रभाव दिखाई देता है। और लियो टॉलस्टॉय का कहना था कि एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदलने की वकालत करता है, लेकिन कोई भी अपने को बदलने को तैयार नहीं है। तो गांधी जी ने इस विचार को भी, जो गुड़ वाली उनकी घटना है उसमें भी उन्होंने देखा कि उस घटना से भी आप इस उक्ति को, जो लियो टॉलस्टॉय की इस उक्ति को यदि आप लें तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि लियो टॉलस्टॉय का प्रभाव कितना ज़्यादा गांधी जी के ऊपर था, और लियो टॉलस्टॉय के दर्शन को ही उन्होंने अपने जीवन में अंगीकृत किया। ये जो चित्र है ये साउथ अफ्रीका का चित्र है जहाँ टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई, और ये माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी जिस तरीके के आंदोलन चलाए और इस टॉलस्टॉय फॉर्म में ही वो तमाम गतिविधियों को संचालित किया करते थे। हेनरी डेविड थॉरो, ये अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, और जिनका ही गांधी जी पर अच्छा खासा प्रभाव था। और गांधी जी की विचारधारा एवं रणनीति पर थॉरो के दर्शन का प्रभाव था। अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध की रणनीति का विकास करने में गांधी जी ने थॉरो के सिद्धांतों को ही अपनाया। एमर्सन की भांति गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किताबी ज्ञान नहीं अपितु अपने कर्तव्यों का बोध कराना है। दक्षिण अफ्रीका और लंदन में वे एमर्सन क्लब के सक्रिय सदस्य रहे। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नाटाल, दक्षिण अफ्रीका में 1903 को इस पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, जो सरकार की दमनकारी व रंग-भेद नीति को उजागर करने का काम करता था। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन का समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया, जिसमें रंग-भेद के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। हमने फिर देखा कि किस तरह से हेनरी डेविड थोरो के विचारों से भी वो प्रभावित थे। तो जब कभी हम गांधी जी के विचारों पर चर्चा करते हैं तो भान पड़ता है कि वो उनके मौलिक विचार नहीं थे, बल्कि उनके एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो और लियो टॉलस्टॉय के विचारों का उन पर अच्छा खासा प्रभाव था। गांधी जी ने 1904 में नाटाल में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, और इस फॉर्म से इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन अंग्रेजी व गुजराती दोनों भाषाओं में हुआ। 1906 में ट्रांसवाल में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। 1910 में गांधी जी ने कैद किए गए आंदोलनकारियों के परिवार वालों के भरण पोषण हेतु टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, और दक्षिण अफ्रीका में जो उनका ये पूरा संघर्ष था उसको देखते हुए बहुत सारे जो भारतीय नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उनके संपर्क में थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं को लगता था कि गांधी जी उनका यदि नेतृत्व संभाल लें तो हिंदुस्तान के अंदर उन्हें आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हिंद स्वराज की स्थापना 1909 में गांधी जी ने इंग्लैंड से अफ्रीका जाते हुए किल्दोनान कैसल नामक जहाज़ में गुजराती भाषा में इसी लघु पुस्तिका का प्रकाशन किया। तो ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित कुछ समाचार पत्रों का था। गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में होता है, और जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गहरा असर ये गांधी जी पर पड़ा था। उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रस्किन से लिया गया प्रतीत होता है। और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का मामला हो, चाहे चंपारण के किसानों का आंदोलन एवं खेड़ा का किसान आंदोलन, उनके भारत में प्रारंभिक अनुभव थे जिनमें गांधी जी ने मिल मजदूरों और किसानों को न्याय दिलाने में सफलता पाई। और ये तीन के तीन आंदोलन आधुनिक गुजरात राज्य के अंतर्गत थे। चंपारण बिहार में पड़ता था, और खेड़ा और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का मामला ये गुजरात से संबंधित है। गांधी जी के सबसे स्पंदनशील आंदोलनों में असहयोग आंदोलन जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, और जान पड़ता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को ये भरोसा दिलाया कि युद्ध में यदि वो विजयी होते हैं तो वे स्वशासन, होम रूल की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने साथ लेकर, जो भारतीय सैनिक थे उनको अपने साथ लेने की मुहिम थी। और साथ ही भारतीय मुस्लिमों से भी उन्होंने वादा किया कि वो मित्र राष्ट्र तुर्की के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तुर्की का जो सुल्तान होता था वो पूरे इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु माना जाता था। तो लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की को अपमानजनक शर्तों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, जिस कारण भारत के मुस्लिमों में आक्रोश व्याप्त हुआ और एक आंदोलन खड़ा हुआ जो खिलाफत आंदोलन कहलाया। और गांधी जी ने इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में दमन चक्र चला, रॉलेट एक्ट जिसे कि काला कानून कहा गया, एवं जलियांवाला बाग कांड के बाद भारत में राजनीतिक जो असंतोष था वो अपने चरम पर पहुंच गया। और ये कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की तुलना विश्व के सबसे संवेदनशील आंदोलनों में की जाती है और कारण है इसका अहिंसक एवं शांतिपूर्ण स्वरूप, और इसे और भी अधिक महत्व प्रदान करता है। इस आंदोलन के जो प्रमुख लक्ष्य थे वो था स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार की रणनीति, स्वराज, आर्थिक व शैक्षिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। ये इस आंदोलन के प्रमुख लक्ष्य थे, उद्देश्य थे। साथ ही साथ इसमें कुछ और तथ्यों को भी जोड़ दिया गया, कुछ और सामाजिक सुधार को भी जोड़ा गया, जिसमें अस्पृश्यता निवारण था, मद्य निषेध था एवं स्त्री उत्थान के लक्ष्यों को भी इसमें शामिल किया गया। और इन सभी विषयों को शामिल करने के पीछे मंशा ये थी कि हिंदुस्तानी समाज का कोई भी तबका इस आंदोलन से पीछे न रहे, वो इसके साथ अपने आप को महसूस करे, जुड़ा हुआ महसूस करे। 1.5 साल तक चले इस आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी और विश्व को अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अन्याय का प्रतिकार करना सीखा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान में क्रुद्ध भीड़ द्वारा थाने को आग लगा दी गई, जिस कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और उस समय भी उन पर काफ़ी आरोप लगे कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो आपने इस आंदोलन से अपने पैर क्यों खींच लिया। गांधी जी का साफ मानना था, मैं ऐसे किसी भी आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहूँगा जो हिंसक, जिसके अंदर हिंसा पैदा हो, जो हिंसक तरीके से अपनाया जाए। और यही कारण था कि उन्होंने इस असहयोग आंदोलन से अपने हटा लिया। स्वदेशी आंदोलन से लेकर मॉन्टेग्यू की घोषणा तक का जो निराशाजनक माहौल, रॉलेट एक्ट एवं उसका विरोध, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन, ये सभी असहयोग आंदोलन के कारणों में शामिल थे। असहयोग आंदोलन के जो लक्ष्य थे, 20 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के समर्थन में पंजाब में पुलिस की जातियों के विरोध में तथा 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य के साथ आरंभ किया गया था। आर्थिक एवं शैक्षिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध, नारी उत्थान, ग्राम स्वराज तथा सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना इस आंदोलन के प्रमुख लक्ष्य थे, प्रमुख ध्येय था।